सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यानी कि 28 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में डीआरडीओ ने ड्रोन से प्रक्षेपित परिशुद्ध निर्देशित मिसाइल जिसे बोलेंगे ULPGM-V3 इसका सफल परीक्षण अभी कहां से किया है? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। ULPGM-V3 का फुल फॉर्म क्या हो गया? देखो, अनमेन्ड एयर व्हीकल लॉन्च्ड प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल V3। अनमेन्ड एयर व्हीकल का मतलब हो गया कि हमने इस मिसाइल को ड्रोन से लॉन्च किया है। और ये परीक्षण कहां पर किया गया? आंध्र प्रदेश के कुर्नूल स्थित नेशनल ओपन एरिया टेस्ट रेंज में। तो इस मिसाइल को ड्रोन से लॉन्च किया गया और इसमें जो ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है उसे एक भारतीय स्टार्टअप है बेंगलुरु का न्यू स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजी, उसने बनाया है। अच्छा, यहाँ पर परिशुद्ध यानी कि प्रिसिशन का मतलब क्या हो गया कि ये जो मिसाइल है ये सटीक निशाना लगाएगी, तो ये ध्यान रखना। और यहाँ से ये भी स्टैटिक बन सकता है कि डीआरडीओ का राष्ट्रीय ओपन एरिया रेंज नेशनल ओपन एरिया टेस्ट रेंज ये कहां पर है? कुर्नूल आंध्र प्रदेश में है। आपको याद होगा अभी मोदी जी ने डीआरडीओ के नए मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला रखी थी। कहां पे? नागया लंका आंध्र प्रदेश में ही। बाकी डीआरडीओ की बात करें, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्थापना होती है 1958 में। हेडक्वार्टर मिलेगा नई दिल्ली में। चेयरमैन है समीर वी कामत, इसके पहले चेयरमैन थे दौलत कोठारी। मोटो होता है स्ट्रेंथ ओरिजिन एज ए नॉलेज बलस्य मूलम विज्ञानम। कुछ और प्रश्न डीआरडीओ से मैं आपको रिवाइज करवाऊं तो अभी भारत जो है ये लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम MKIIA का परीक्षण करने वाला चौथा देश बना था। इसका परीक्षण डीआरडीओ ने किया था आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में। डीआरडीओ ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल विकसित की है? तो आंसर होगा इजराइल। और मोदी जी ने किस स्थान पर डीआरडीओ की तीसरी मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला रखी? अभी मैंने आपको बताया था आंध्र प्रदेश के नागया लंका में, और इसका नाम नव दुर्गा मिसाइल रेंज रखा है। डीआरडीओ ने मध्य प्रदेश के श्योपुर में स्ट्रेटोस्फेयर एयरशिप प्लेटफॉर्म का भी पहला सफल परीक्षण किया था। और डीआरडीओ ने एडवांस क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर ये कहां पर शुरू किया? नई दिल्ली में। तो ये सब पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में आदि तिरुवथिरई महोत्सव ये कहां पर आयोजित किया गया? तो आंसर होगा तमिलनाडु में। तो भारतीय संस्कृति मंत्रालय ने भी 23 से लेकर 27 जुलाई 2025 तक आदि तिरुवथिरई महोत्सव मनाया। ये महोत्सव भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया गया। कहां पर? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के प्रतिष्ठित गंगईकोंडा चोलपुरम में ये मनाया गया इस बार ये जो कार्यक्रम है, ये जो महोत्सव है, ये दक्षिण पूर्व एशिया में उनके समुद्री अभियान के 1000 वर्ष पूरे होने और यूनेस्को के द्वारा सूचीबद्ध गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर के निर्माण के उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। और अभी इसके आखिरी दिन यानी कि 27 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस महोत्सव में हिस्सा लिया, वो शामिल हुए। तो राजेंद्र चोल प्रथम, इन्होंने अपने पिता राजा चोल प्रथम का स्थान लिया और चोल साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार दक्षिण भारत से आगे बढ़ाकर दक्षिण पूर्व एशिया, श्रीलंका और मालदीव तक किया था। तो याद रखना आदि तिरुवथिरई महोत्सव ये मनाया गया तमिलनाडु में। अच्छा, महोत्सव वाला प्रश्न है। कुछ और फेस्टिवल्स में आपको रिवाइज करवाता हूँ। जदिया स्वामी फेस्टिवल ये भी तमिलनाडु में मनाया गया था, बडगा समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। पर्पल फेस्ट इस बार ये तीसरा संस्करण हुआ था नई दिल्ली में, उद्घाटन हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। शिग्मो महोत्सव गोवा में 15 दिनों तक चला। भारत रंग महोत्सव नई दिल्ली में, ये विश्व का सबसे बड़ा रंगमंच महोत्सव है। थाईपुसम त्योहार तमिलनाडु में, खुबानी ब्लॉसम फेस्टिवल लद्दाख, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मेघालय, विशु त्योहार केरल में, नेशनल ट्राइबल यूथ फेस्टिवल मिजोरम, माधवपुर मेला गुजरात के पोरबंदर में, सरहुल महोत्सव झारखंड में, जात्रा उत्सव त्रिपुरा, गरिया पूजा उत्सव त्रिपुरा, त्रिशूर पुरम उत्सव केरल में और खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर, राष्ट्र बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 ये हुआ उत्तराखंड के देहरादून में। ठीक है, तो ये सब महोत्सव उत्सव न्यूज में थे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में कार्बन डाइऑक्साइड को शक्कर में बदलने की उपलब्धि अभी किस देश ने हासिल की है? तो आंसर होगा चाइना। तो अभी चीन के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की है जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को सीधे शर्करा, सफेद चीनी जो हम खाते हैं, टेबल शुगर जिसे आप बोलते हो, उसमें बदल देता है। इस तकनीक में CO2 को पहले मेथेनॉल और फिर मेथेनॉल को शर्करा में बदला जाता है। आपको बताया वैसे नॉर्मली जो चीनी बनती है वो गन्ने या चुकंदर से बनती है, पर यहाँ पे चाइना ने कहा कि हमें अब इनकी जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट CO2 को लेंगे और चीनी बना देंगे। इस प्रोसेस में CO2 को बायो ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम का उपयोग करके चीनी बना दी जाती है। अब जैसा कि आप लोग सोच भी रहे होंगे
कि इस तकनीक से तो हम CO2 को चीनी में बदल देंगे तो जलवायु परिवर्तन से निपटने में मददगार होगी ये तकनीक। तो बिल्कुल सही सोच रहे हो। अच्छा, इसी तरह से कुछ और प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, फिर मैं आपको चाइना भी लेकर के चलूंगा। देखो, अगर पूछेंगे भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन ये कहां पर किया गया था? केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में। कार्बन बाजार पर पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति ये हुआ नई दिल्ली में। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने पहली बार शिपिंग इंडस्ट्री पर कार्बन टैक्स लगाने का निर्णय लिया। ये टैक्स 2028 से लागू होगा। पशुधन किसानों पर कार्बन टैक्स लगाने वाला पहला देश डेनमार्क है, 2030 से लगाएगा। और हमारा जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 है। कार्बन को समुद्र से अवशोषित करने वाला प्रोजेक्ट सी क्योर अभी शुरू किया था इंग्लैंड ने, ठीक है, ये ध्यान रखना। बाकी बात चाइना की थी, तो ये रहा मैप में चाइना। कैपिटल बीजिंग हो गई है, और बीजिंग में ही शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का आपको हेडक्वार्टर मिल जाएगा। करेंसी अरेंजमेंट भी प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। उसके अलावा अभी याद होगा, चाइना ये कोल्ड सीप नाम से डीप सी स्पेस स्टेशन बनाएगा। कहाँ पे? दक्षिण चीन सागर में 2000 मीटर की गहराई में। फिडे महिला विश्व चैंपियनशिप 2025 अभी चाइना में हुआ, उसको चीन की प्लेयर हैं जू वेंजुन ने जीता। दुनिया का पहला थोरियम मोल्टन सॉल्ट परमाणु रिएक्टर चीन ने शुरू किया गोबुस्तान में। और दुनिया की पहली ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन ये हुई थी चाइना में। दुनिया का पहला वाणिज्यिक 10G ब्रॉडबैंड नेटवर्क ये लॉन्च किया चाइना ने, ऐसा चाइना का कहना है। चीन ने गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया था और इसमें मैग्नीशियम हाइड्राइड का इस्तेमाल किया गया। ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 आई, उसमें भारत चौथे स्थान पर है, टॉपर चाइना है। और महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 2025 ये 11वां संस्करण होगा अभी इसी साल हांगझाऊ चाइना में। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का नया अध्यक्ष बनाया गया जू जियाई को, ये चाइना से हैं, जनवरी 2026 से अपना पद संभालेंगी। और बिना बारूद का ब्लैकआउट बॉम्ब अभी तैयार किया था चाइना ने ही, ठीक है। तो ये सब चाइना से पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति रेप्लिका का अनावरण किस पड़ोसी देश में किया गया? तो आंसर होगा श्रीलंका। तो अभी श्रीलंका के कालुतारा जिले में प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर वास्काडुआ में अशोक स्तंभ की रेप्लिका यानी कि प्रतिकृति का अनावरण किया गया। इसे श्रीलंका में बौद्ध धर्म को लाने में सम्राट अशोक की भूमिका की याद में बनाया गया है। और वैसे आपको याद होगा, सम्राट अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अपने बेटे महिंदा और बेटी संगमिता को भेजा था। यहाँ पे अशोक स्तंभ से कुछ संबंधित प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर पॉइंट से एक बार देख लेते हैं कि अशोक स्तंभ मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया गया था। यह स्तंभ सारनाथ में स्थित है। स्तंभ के शीर्ष पर 4 एशियाई शेर हैं जो कि एक दूसरे को पीठ किए और बैठे हुए हैं। और ये शेर शक्ति, साहस, आत्मविश्वास और गर्व का प्रतीक है। स्तंभ के नीचे एक हाथी, एक घोड़ा, एक बेल और एक सिंह की आकृति भी है। और अशोक स्तंभ को 1950 में भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। यह स्तंभ भारत की संप्रभुता, शक्ति और न्याय का प्रतीक है। और स्तंभ के नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा है, जिसका मतलब होता है सत्य की ही विजय होती है। अब बात किस देश की हो रही थी यहाँ पे? श्रीलंका की। तो ये रहा मैप में श्रीलंका। देखो, 2 कैपिटल है। कमर्शियल कैपिटल कोलंबो होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। करेंसी श्रीलंकन रुपी हो गया। प्रेसिडेंट है अनुरा कुमारा दिसानायक और प्रधानमंत्री है हरिनी अमरसूर्या। और मैत्री शक्ति अभ्यास स्लाइनेक्स एक्सरसाइज भारत और श्रीलंका के बीच में होता है, जबकि दोस्ती एक्सरसाइज ये भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच में होता है। कुछ और प्रश्न देखो यहाँ से। एक याद रखना, अभी कटारागामा एसाला महोत्सव मनाया गया था श्रीलंका में। श्रीलंका का एक बैंक है DFCC बैंक, ये भारत में गिफ्ट सिटी में ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला पहला विदेशी बैंक बना था। वैसाख पोया उत्सव या पुसान पोया महोत्सव मनाया जाता है यहाँ पे। मोदी जी को अभी श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान मित्र विभूषण भी मिला था। और जो 2024 में वुमेन्स क्रिकेट एशिया कप हुए थे श्रीलंका में, उसको श्रीलंका ने जीता था भारत को हरा करके, ठीक है। तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में लार्सन एंड टुब्रो ने भारत के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन संयंत्र प्लांट को अभी कहां पर शुरू करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा हरियाणा। तो अभी लार्सन एंड टुब्रो ने हरियाणा में भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है। और कहां पर होगा? हरियाणा में। हरियाणा के पानीपत में जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की रिफाइनरी है, वहीं पर इसको स्थापित किया जाएगा, बनाया जाएगा। और ये प्लांट 25 सालों तक हर साल 10,000 टन ग्रीन हाइड्रोजन आपूर्ति करेगा IOCL को। अब यहाँ पे हाइड्रोजन से ही संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो याद रखो, भारत में राष्ट्रीय हाइड्रोजन नेशनल हाइड्रोजन मिशन कब शुरू हुआ था? 4 जनवरी 2023। स्टील मंत्रालय ने देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहां पर किया था?
जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड हिसार में है। देश का पहला मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट कहां पर शुरू हुआ? हिमाचल प्रदेश के झाकरी में। 2024 में मोदी जी ने ग्रीन हाइड्रोजन पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहां किया था? नई दिल्ली के भारत मंडप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी थी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। भारत ने दुनिया की सबसे पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन इंजन को बनाया है, जिसका पावर कितना है? 1200 हॉर्स पावर। टाटा स्टील हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई। उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र प्लांट बनेगा हिमाचल के दबोटा में। दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार कहां पर खोजा गया? फ्रांस में। और वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 अभी रोटरडैम नीदरलैंड में हुआ था। इंडिया का पहला कमर्शियल हाइड्रोजन बस ये कहां पर शुरू हुआ? लेह लद्दाख में। इसको एनटीपीसी ने बनाया। और ग्रीन हाइड्रोजन समिट 2025 अभी आंध्र प्रदेश में हुआ था, आंध्र प्रदेश के अमरावती में। ठीक है, तो हाइड्रोजन से संबंधित ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? कैवेंडिश ने। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में विश्व मैंग्रोव दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 26 जुलाई को। तो हर साल 26 जुलाई को वर्ल्ड मैंग्रोव डे के रूप में मनाया जाता है। तो मैंग्रोव क्या है? ये पेड़ों और झाड़ियों का एक विशिष्ट समूह है जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के तटीय खारे पानी में उगते हैं, और ये अन्य जंगलों की तुलना में वातावरण से 5 गुना अधिक कार्बन सोखते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी है। अच्छा, थीम क्या है इस दिवस की? प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर अवर फ्यूचर, हमारे भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की रक्षा करना। और याद रखना, सुंदरवन ये विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। अच्छा, ये तो हमने देख लिया। 26 जुलाई को वर्ल्ड मैंग्रोव डे के रूप में हमने मनाया। 26 जुलाई को याद रखना कारगिल विजय दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं, क्योंकि ये दिन भारत के पाकिस्तान के खिलाफ 1999 में हुए कारगिल वॉर को जीतने की याद में मनाते हैं हम, क्योंकि 26 जुलाई को ही भारत ने पाकिस्तान से कारगिल को वापस लिया था। और इस बार भारत 26वां कारगिल विजय दिवस के रूप में मना रहा है। तो 26 जुलाई को ये 2 दिवस हो गए। ठीक है, चलो डे वाला प्रश्न आ गया। जुलाई के एक बार फिर से मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट दिवस रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे कि देखो, 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर डे था, जीएसटी डे, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस भी था। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस, 5 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जो कि जुलाई के पहले शनिवार को था। 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस, 6 जुलाई को विश्व ग्रामीण विकास दिवस, 10 जुलाई को विश्व ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस, 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य कृषि दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस, 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस, 20 जुलाई को इंटरनेशनल मून डे, 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस, 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क स्वास्थ्य दिवस, 24 जुलाई को इनकम टैक्स डे के रूप में मनाया, और अभी 25 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिवस, इंटरनेशनल जुडिशियल वेलफेयर डे के रूप में भी मनाया गया। तो ये जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट डेज हो गए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भाटी खेड़ा में दुर्लभ मृदा खनिजों के विशाल भंडार की खोज की है। ये कहां पर स्थित है? तो आंसर होगा राजस्थान। तो अभी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने राजस्थान के बालोतरा जिले में भाटी खेड़ा नामक स्थान पर दुर्लभ मृदा खनिजों के विशाल भंडार की खोज की है। इसे बोलेंगे रेयर अर्थ एलिमेंट, और ये यहाँ की हार्ड रॉक ग्रेनाइट चट्टानों से मिले हैं। आपको बता दूं कि वर्तमान में विश्व का 90% ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट है ये चाइना में मिलेगा, और इन खनिजों का उपयोग आधुनिक तकनीक में, इलेक्ट्रॉनिक्स में और रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये बहुत नाम से क्लियर है, बहुत रेयर है, और अभी ये भारत में मिले हैं, तो ये एक हमारे लिए ग्रेट अचीवमेंट हो सकता है। और ये भारत का पहला हार्ड रॉक दुर्लभ खनिज ब्लॉक है। इसमें 17 उच्च मांग वाले तत्वों की उपस्थिति की पुष्टि की गई है। अब ये खोजा गया राजस्थान में, तो लेकर के चलते हैं आपको राजस्थान। ये रहा मैप में राजस्थान। देखो, राजस्थान की कैपिटल जयपुर हो गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है। गवर्नर है हरिभाऊ बागड़े। राजकीय पशु चिंकारा हो गया, ऊंट हो गया। राजकीय पक्षी गोडावन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। राजकीय पुष्प रोहिड़ा हो गया। राजकीय वृक्ष है खेजड़ी का। रणथंबोर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है यहाँ पे। और भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक जो आपको मिलेगी ये राजस्थान में है, सांबर लेक। जो चिल्का लेक आप कहते हो, ये आप यूं समझो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लगून झील है जो उड़ीसा में आपको मिलेगी। ये इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है, भारत की सबसे बड़ी। कुछ और प्रश्न देखो यहाँ से। अभी मेन्नार आर्द्र भूमि और खींचन आर्द्र भूमि दोनों राजस्थान से हैं। इनको रामसर स्थल का दर्जा मिला। और भारत का पहला वंदे भारत रेल रख रखाव डिपो ये बन रहा है जोधपुर में।
उसके अलावा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में जो 5वां संस्करण है ये राजस्थान के जयपुर में होगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना भी यहाँ पे शुरू हुई थी। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना पॉइंट्स। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में फिलिस्तीन को आधिकारिक मान्यता देने की घोषणा करने वाला पहला G7 कंट्री कौन सा बन गया? तो आंसर होगा फ्रांस। तो अभी फ्रांस ने औपचारिक रूप से फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने की घोषणा कर दी है और ऐसा करने वाला वो पहला G7 कंट्री बन गया है। वर्तमान में आपको बता दूं, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के 193 सदस्य देशों में से 144 देश फिलिस्तीन को मान्यता दे चुके हैं, जिनमें से भारत, रशिया, चीन भी शामिल है। और ऐसा करने का उद्देश्य क्या है? अभी फ्रांस ने ये घोषणा की है, तो ऐसा उसने क्यों किया? तो इसका एक ही उद्देश्य है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शांति बनाए रखना। भाई दोनों को अलग अलग देश मान लो ताकि वो अपने अपने देश में शांति और सुरक्षा के साथ रहें। इसी उद्देश्य के साथ अभी फ्रांस ने ये घोषणा की है कि वो अभी सितंबर से ही फिलिस्तीन को आधिकारिक मान्यता दे देगा। अब बात फ्रांस की है, तो ये रहा मैप में फ्रांस। कैपिटल पेरिस, करेंसी यूरो, प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, प्रधानमंत्री फ्रांसुआ बरुआ। कुछ और प्रश्न दिखाऊं आपको फ्रांस से करंट अफेयर्स के, तो याद रखना भी दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार ये खोजा गया फ्रांस में। हैमर गाइडेड बम वेपन सिस्टम को भारत में बनाने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने किस कंपनी के साथ समझौता किया था? सेफ्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स डिफेंस कंपनी, ये फ्रांस की है। और भारत के किस शहर में राइफल फाइटर जेट की मेन बॉडी, मुख्य ढांचा ये बनाया जाएगा? हैदराबाद में। और इसके लिए फ्रांस की जो कंपनी है जो राफेल बना करके दे रही है, डसॉल्ट एविएशन, इसने भारत की टाटा एडवांस सिस्टम्स के साथ समझौता किया है, टाटा कंपनी के साथ समझौता किया। और शक्ति एक्सरसाइज अभी 8वां संस्करण भारत फ्रांस के बीच में होता फ्रांस में ही। और अभी तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन ये फ्रांस के नीस में हुआ, जिसकी मेजबानी, संयुक्त मेजबानी की थी फ्रांस और कोस्टा रिका ने। और न्यू कैलेडोनिया ने किस देश के भीतर एक नया राज्य बनने के लिए समझौता किया? तो आंसर होगा फ्रांस। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हाल ही में आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों का सम्मेलन अभी कोप 15 कहां पर हुआ? तो आंसर होगा जिम्बाब्वे। तो आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए रामसर कन्वेंशन पर साइन करने वाले देशों के बीच अभी 15वीं बैठक हुई है, जिसे बोला गया कोप 15। 23 जुलाई को शुरू हुआ, 31 जुलाई तक ये चलेगा। कहां पर हो रहा है? जिम्बाब्वे में, जिम्बाब्वे के विक्टोरिया फॉल्स में। और इसमें भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया? हमारे जो पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने। आपको पता है रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को। ईरान में एक शहर है रामसर, वहीं पर हुए थे। उद्देश्य था आर्द्रभूमि का संरक्षण करना, आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए हुआ था ये। भारत ने इस पे 1982 में सिग्नेचर किए थे और इसीलिए 2 फरवरी को हम वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाते हैं, विश्व आर्द्रभूमि दिवस। अच्छा, अभी ये कोप 15 हुआ और कोप 14 कब हुआ था? 2022 में वुहान चाइना में। और कोप फर्स्ट हुआ था, मतलब पहली बैठक हुई थी इनकी 1980 में इटली में। याद रखना, धरती की किडनी कहा जाता है आर्द्रभूमियों को, वेटलैंड्स को। और आपको याद होगा पहली बार किन भारतीय शहरों को आर्द्रभूमि शहर के रूप में मान्यता दी गई थी? एक तो उदयपुर और एक इंदौर है। हमारे पास टोटल कितने रामसर स्थल हैं? 91 है। अभी लेटेस्ट 2 बने थे, मैंने आपको रिवाइज भी कराया था। दोनों राजस्थान से हैं, खीचन और मैनार। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हाल ही में ओकला के स्पीड टेस्ट के अनुसार औसत इंटरनेट कनेक्शन स्पीड के मामले में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला? तो आंसर होगा 26वां। तो ओकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स के अनुसार एवरेज इंटरनेट कनेक्शन स्पीड के मामले में भारत 26वें स्थान पर है। इसके अनुसार भारत में एवरेज जो डाउनलोडिंग स्पीड है वो है 136.53 Mbps की। और आपको बता दूं, इससे पहले भारत की रैंक बहुत नीचे हुआ करती थी। 2022 में भारत 119वें स्थान पे था और अभी देखो 26वें स्थान पे आ गया। अच्छा, लेकिन एक पॉइंट और याद रखना कि भारत, अगर बात करें कि दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल डेटा उपभोक्ता कौन है, तो वो भारत है, जहां पे प्रति व्यक्ति औसत मासिक खपत जो होती है, एवरेज जो मंथली डेटा यूज हम करते हैं पर पर्सन, वो है 32 GB, दिन में 1 GB से भी ज्यादा। अच्छा, एवरेज इंटरनेट स्पीड के मामले में हमने कहा कि भारत, मतलब ओकला ने कहा कि भारत 26वें स्थान पर है। तो टॉप पर कौन है? टॉप पे UAE है। चाइना बोलोगे तो 8वें स्थान पर है और अमेरिका 13वें स्थान पर है। तो ये ध्यान रखना। बाकी ऐसे तो ये रैंकिंग वाला प्रश्न है। चलो कुछ लेटेस्ट रैंकिंग के प्रश्न मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। एक ग्लोबल विंड रिपोर्ट आई थी, उसमें भारत 4थे स्थान पर है, टॉप पर चाइना है। फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट आई थी, इसको जारी IMF ने किया था, टॉप पर सूडान है, भारत 31 पे है। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत 130 नंबर पर है, टॉप पर आइसलैंड है। और जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स में भारत की रैंक है 102। उसके अलावा
जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, इसमें भारत 10वें स्थान पर है। पहले दूसरे तीसरे पे कोई नहीं है, चौथे पे फिर डेनमार्क है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 131 पे है, टॉप पे आइसलैंड है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत 71 पे है, टॉप पे स्वीडन है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में टॉप पर डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में भारत 15वें स्थान पर है, टॉप पर अमेरिका है। यूनाइटेड नेशन ने जो वुमेन इन एग्जीक्यूटिव लीडरशिप रिपोर्ट जारी की उसमें भारत 174 पे है, टॉप पर निकारागुआ। परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स 2.0 में टॉप पर चंडीगढ़ है। 19वां ग्लोबल पीस इंडेक्स जो आया उसमें भारत 115वें स्थान पर है, टॉप पर आइसलैंड है। और अभी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स आया उसमें भारत 99 पे है, टॉप पर फिनलैंड है। उसके अलावा हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत तीसरे स्थान पर है, टॉप पर अमेरिका। मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन इंडेक्स में टॉप पर केरल रहा। गिनी इंडेक्स भारत चौथे स्थान पर है, टॉप पर स्लोवाक गणराज्य है। नीति आयोग के उत्तर पूर्वी क्षेत्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में कौन सा जिला टॉप पर है, तो हन हथियाल जो कि मिजोरम का है। ठीक है, ये बिल्कुल लेटेस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस मैंने आपको रिवाइज कराया, ध्यान में रखना। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करना। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। बाकी डेली आपकी प्रैक्टिस के लिए इनकी क्विज बना करके अपलोड कर दी जाती है आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे। पीडीएफ मिल जाती है अपनी टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम और एप्लीकेशन दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एप्लीकेशन को चाहो तो डायरेक्ट आप गूगल प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का आपको क्विक रिविजन करवाते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, इग्नू की पहली महिला कुलपति वाइस चांसलर बनी है उमा कांजीलाल। भारत ने किस देश के साथ बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 अभ्यास ये किया? सिंगापुर। कहां पर? राजस्थान में। फिर पूछा था, जेपी बिरला मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया हमारे इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन को। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिवस पहली बार हमने मनाया 25 जुलाई को। 20% भारत ने 20% इथेनॉल मिश्रण निर्धारित समय से कितने वर्ष पूर्व हासिल कर लिया? 5 साल पहले। और 2025 का पेन ट्रांसलेट अवार्ड जीता है गीतांजलि श्री ने उनके उपन्यास कभी यहाँ हाथी रहते थे के लिए। और विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 में अनाहत सिंह ने कौन सा पदक जीता? ब्रोंज मेडल। और अमादेर समाधान योजना ये कहां पर शुरू हुई? पश्चिम बंगाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के 60वें स्वतंत्रता दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए? मालदीव। और आखिरी प्रश्न पूछा कि भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए, इन्होंने किनका रिकॉर्ड तोड़ दिया? इंदिरा गांधी। बाकी चलो अभी कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था, ऑन्कोसेरसियासिस को खत्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश अभी कौन सा बन गया? तो आंसर होगा नाइजर। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।